जी, तो लास्ट चैप्टर हमने कंप्लीट किया स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन का। उसमें डिफरेंट डिजीज देखी, उनकी प्रेजेंटेशन, इन्वेस्टिगेशन देखी। अब जो चैप्टर स्टार्ट करना दैट इज इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। तो लास्ट चैप्टर भी जब हम देख रहे थे ना, उनमें भी हम देख रहे थे कि जो ज़्यादातर डिजीज है ना वो एट द एंड ऑब्स्ट्रक्शन करवा रही थी। जैसे हाइपर प्लास्टिक ट्यूबरकुलोसिस देखा सबसे पहले, वो ऑब्स्ट्रक्शन करवा रहा था। क्रोन डिजीज ऑब्स्ट्रक्शन करवा रहा था। कोई डायवर्टिकुलम था, कोई पोलिप था, कोई भी डिजीज थी ना ऐसी, तो ऑब्स्ट्रक्शन के साथ आ सकती है। लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन एक एमरजेंसी होती है। होता ही क्या कि रिस्ट्रिक्शन टू नॉर्मल पैसेज ऑफ इंटेस्टिनल कंटेंट, पैसेज नहीं हो पा रहा इंटेस्टिनल कंटेंट का। तो अब ना ऑब्स्ट्रक्शन की दो टाइप्स हैं, मैकेनिकल और फंक्शनल। मैकेनिकल तो इसको डायनामिक भी कहते हैं और फंक्शनल को ए डायनामिक भी कहते हैं। मैकेनिकल तो ये है ना कि सिंपली किसी सब्सटेंस ने जो है ना वो मोवल कंटेंट को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिए। कोई सब्सटेंस आ गई है, ठीक है, कोई मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है। इसमें ये होगा कि जब आप ऑस्कल्टेट करोगे ना, तो अगर ऑब्स्ट्रक्शन अगर क्रोनिक नहीं ना हुई अभी, तो फिर ये होगा कि बोवल थोड़ा आपको एक्सैजरेटेड सुनेगी, क्योंकि पूरा जो बोवल है ना वो ज़्यादा तेज़ी से पेरिस्टालसिस करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो जो ऑब्स्ट्रक्शन है ना वो रिलीव हो जाए और कंटेंट पास हो सके। तो इसमें एक्सैजरेटेड बोवल साउंड्स होते हैं। लेकिन फिर एट द एंड क्या होता है कि बहुत देर तक ऑब्स्ट्रक्शन रही तो फिर एट द एंड ये होगा कि वो बेचारी कितने की देर पेरिस्टालसिस कर सकती है, एट द एंड उसकी बोवल साउंड एब्सेंट भी हो जाती है। फंक्शनल की बात करें तो ए डायनेमिक इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई मैकेनिकल सब्सटेंस नहीं है जिसने ऑब्स्ट्रक्ट किया है, बल्कि इसमें ना गट पेरिस्टालसिस ही नहीं कर पा रही, मूव ही नहीं कर पा रही, ठीक है, पैरालिटिक इलियस हो गया। और दूसरा होता है सूडो ऑब्स्ट्रक्शन है। अब कॉजेज देख लेते हैं। सबसे पहले इसने मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन के कॉजेज की बात की हुई है, तो स्मॉल बॉवल के कॉजेज अलग देखेंगे, लार्ज बॉवल के अलग। स्मॉल बॉवल में ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो इसके कॉजेज उसने जो है ना आउटसाइड द वॉल, इन द वॉल और इन द इलियम। आउटसाइड द वॉल क्या हो सकते हैं? एडहियंस। जब सर्जरी होती है ना, वैसे इनमें से जो इंपॉर्टेंट कॉजेज है ना उनको आगे हमने डिटेल में देखना है, एडहियंस को भी देखना है। तो मैं वैसे बता रही हूँ कि जब सर्जरी होती है ना, तो सर्जरी के बाद जैसे मैंने आपको इंटेरोक्यूटेनियस फिस्टुला लास्ट चैप्टर में बताया था ना, तो मैंने कहा था कि पोस्ट सर्जरी यानी आर्ट्रोजेनिक वो ज्यादा हो रहा होता है कि एनास्टोमोसिस जो है ना वो लीक कर जाता है। बिल्कुल वैसे एडियंस का भी आपने याद रखना है कि जब सर्जरी होती है ना गट की, तो उसके बाद एडियंस के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जब एडियंस हो जाए तो फिर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। हर्निया, हर्निया जो है ना वो ऑब्स्ट्रक्टिव हर्निया होता है कि बोवल जो है वो गया हुआ है हर्निया में और अब वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया। इंटरसेप्शन, इसमें टेलीस्कोपिंग हो जाती है कि एक बोवल का जो पार्ट है वो दूसरे पार्ट के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है। वॉल्वुलस, वॉल्वुलस हमने देखा था कि जो माइकल डायवर्टिकुलम है ना वो भी वॉल्वुलस बनवा देता है कि इसमें ना गट जो होती है ना फोल्ड हो जाती है। आसान वर्डिंग में बता रही हूँ। इन द वॉल, इन द वॉल क्या हो सकता है? मेलिग्नेंसी है, कोई स्ट्रिक्चर्स है, स्ट्रिक्चर्स बन गए हैं, कोई क्रोनिक डिजीज है उसकी वजह से, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। ल्यूमन में क्या है? हार्ट पीसीज है। गोल ब्लैडर के स्टोन है, वो गोल ब्लैडर के स्टोन देखा था ना कि जो गोल ब्लैडर इलियस हो जाता है कि गोल ब्लैडर के जो स्टोन है वो उसको परफरेट करके इंटेस्टाइन को इंटेस्टाइन में आ जाते हैं। राउंड वर्म, मिकोनियम इलियस, ठीक है, ये सारे हो गए। इनमें से जो आउटसाइड द वॉल है ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन द वॉल भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लार्ज बबल में कार्सिनोमा, क्योंकि कोलोरेक्टल कार्सिनोमा देखा था, स्ट्रक्चर बन सकते हैं, वॉल्वुलस हो सकता है, हर्निया हो सकता है, कुछ कंजेनिटल हिस्टोपंग डिजीज मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी करवाई, एक गैंग्लियोनिक सेगमेंट होता है जो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, एंड एनल स्टेनोसिस इम्परफोरेट एनस, ठीक है। अच्छा, अब ये ना बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, चेंज प्रोक्सिमल टू ऑब्स्ट्रक्शन, चेंज एट द साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन और चेंज डिस्टल टू ऑब्स्ट्रक्शन। प्रोक्सिमल टू ऑब्स्ट्रक्शन क्या होगा? मैंने आपको बताया कि जिस जगह भी ऑब्स्ट्रक्शन है उसका जो प्रोक्सिमल पार्ट है ना उससे इंटेस्टाइन का, वो पहले तो शुरू शुरू में पेरिस्टालसिस इंक्रीज करेगा अपनी, ताकि वो ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव कर दे, ऑब्स्ट्रक्शन को ओवर कम करने के लिए। अगर आप ऑस्कल्टेट करोगे आपको बोवल साउंड एक्सैजरेटेड मिलेगी, इंक्रीज बोवल साउंड मिलेंगी, ठीक है। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कितनी देर कोशिश करेगा, फिर ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव नहीं होगी तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी पेरिस्टालसिस सीज कर जाएगी, अब वो पैरालाइज हो जाएगा, अब वो डायलेट कर जाएगा। पहले उसने ज्यादा पेरिस्टालसिस की, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गया, ऐसे डायलेट कर गया। तो ये डायलेटेड पार्ट है और ये नीचे जी ऑब्स्ट्रक्टेड पार्ट है, कुछ ऐसी आपको जो है ना पिक्चर मिलेगी। उसके बाद जो डिस्टेंशन है प्रोक्सिमल टू इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, वो दो फैक्टर्स की वजह से, ये जो डिस्टेंशन हुई है डायलेटेशन, इसमें दो फैक्टर, एक तो इसमें गैस अकोमुलेशन हुई है उसकी वजह से है, ठीक है, कि जो गैस है आपने स्वेलो की थी वो अकोमुलेट होती जा रही है, या वो वाली गैस जो बैक्टीरिया ने फूड पार्टिकल को फर्मेंटेशन करके बनाई है वो वाली सारी गैस यहाँ पे अकोमुलेट हो रही है। दूसरा इसमें ये होता है कि आपके इंटेस्टाइन में हर रोज बहुत सारा फ्लूइड लीक हो रहा होता है, यानी आप सलाइवा सेक्रेट करते हो, आप स्टमक की सेक्रेशंस बनाते हो, गैस्ट्रिक सेक्रेशंस बनाते हो, ड्यूडिनम में बहुत सारी सेक्रेशंस आती हैं, लिवर से, पैंक्रियाज से, ड्यूडिनम की अपनी वॉल से, ठीक है। ये सारी जो सेक्रेशन है ये 8 लीटर ऑफ फ्लूइड बन रहा होता है डेली। इस सारे फ्लूइड ने ना अब्जॉर्ब होना था इंटेस्टाइन में, क्योंकि सारे 8 लीटर फ्लूइड को हमने बाहर तो नहीं निकाल देना, इंटेस्टाइन से एक्सक्रीट तो नहीं कर देना, ऐसे तो पर्सन को डिहाइड्रेशन हो जाएगी। हमने इस 8 लीटर में से ना ज्यादातर वाटर को आपको पता है कि हम इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब कर लेते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन तक अब्जॉर्ब हो जाता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब हो जाता है और स्मॉल में। लेकिन जब इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होगी है, आगे फूड कंटेंट ही नहीं जा रहा, वो इंटेस्टाइन में से गुजर ही नहीं रहा, तो वो जो फ्लूइड है वो भी अब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, ठीक है। और जब ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो जो जितनी भी इस एरिया में वेन्स हैं वो सारी कंजेस्टेड हो जाएंगी, उन सब में कंजेशन हो जाएगी। जब वो उन सब में कंजेशन हो जाएगी ना तो वो अब्जॉर्ब नहीं करेंगी उस फ्लूइड को,
ठीक है, वो नहीं, क्योंकि वो पहले कंजेस्टेड है, उनके पास ऑलरेडी इतना ब्लड है, वो कहेंगे हम और फ्लूइड हमें नहीं चाहिए, वो नहीं अब्जॉर्ब करेंगी, जिसकी वजह से फ्लूइड बेचारा ये ल्यूमन में जमा होना शुरू हो गया, तो वो भी एक कॉज है डिस्टेंशन का। तो डिटेल में मैंने फ्लूइड का बताया है, वरना आप इसको सिर्फ एक लाइन में भी लिख सकते हो कि गैस अकोमुलेट हो रही है और वो वाला फ्लूइड अकोमुलेट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वैसे इसकी कंजेशन हो गई है। चेंजेस एट द साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, प्रोक्सिमल टू द साइट तो हमने देख लिया कि पहले एक्सैजरेटेड बबल साउंड, फिर डिस्टेंशन। एट द साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन क्या होगा? एट द साइट सबसे पहले तो वीनस रिटर्न इंपेयर होगा ना। जब आप अपेंडिसाइटिस पढ़ते हो ना, आप उसमें ये चीज देखते हो कि जैसे ही अपेंडिक्स का ल्यूमन ऑब्स्ट्रक्ट होता है ना, तो सबसे पहले अपेंडिक्स का वीनस ड्रेनेज खराब होता है, कि अपेंडिक्स की ना वीनस रिटर्न रुक जाता है, वेन्स उससे नहीं ब्लड लेकर जाती। ठीक है, तो इसमें भी ऐसे ही हो रहा है, जब ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो वीनस रिटर्न इंपेयर हो जाएगा, जब इंपेयर हो जाएगा तो वहाँ पे जो वेसेस है वो कंजेस्टेड हो जाएंगी, एडिमा होना शुरू हो जाएगा वोल का। ठीक है, फिर बाद में आर्टरीज ओक्लूड होती है, क्योंकि आर्टरी में प्रेशर ज्यादा होता है ना, तो वेन में प्रेशर जरा कम होता है। वेन जो है ना वो जरा सा अभी ऑब्स्ट्रक्शन हुई, जरा सा अंदर ल्यूमन में प्रेशर बढ़ा तो वेन ऑब्स्ट्रक्ट, बाद में आर्टरीज ऑब्स्ट्रक्ट होती हैं कुछ देर के बाद। ठीक है, फिर आर्टरी ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए तो स्कीमिया हो जाता है, ब्लड नहीं मिलता। जब ब्लड नहीं मिलता तो वहां पे ब्लैकिश डिस्कलरेशन और गैंग्रीन। और आप लोगों को याद है कि जब स्मॉल बबल की परफोरेशन के कॉजेज हम पढ़े तो उनमें से एक कॉज हमने स्कीमिया भी देखा था, याद होगा। तो परफोरेशन भी एट द एंड हो सकती है, ऑब्स्ट्रक्शन कैन लीड टू परफोरेशन। ठीक है, और भी फर्दर पेरिटोनाइटिस। तो एट द साइट ये कुछ हो सकता है कि पहले विनस ड्रेनेज रुकी, एडिमा हुआ, फिर आर्टीरियल ओक्लूजन हो गई, तो इस्कीमिया हो गया, गैंग्रीन हो गया, और एट द एंड परफोरेशन हो सकती है, और फिर पेरिटोनाइटिस हो सकता है। फिर चेंजेस डिस्टल टू ऑब्स्ट्रक्शन, ये जो एरिया था ये एट द साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन है, यहाँ पर एडिमा, गैंग्रीन, परफोरेशन ये सारा कुछ चल रहा है। अब इसके जरा डिस्टल आ जाओ, डिस्टल क्या चल रहा होगा? डिस्टल कोलैप्स नहीं हो जाएगा? क्योंकि डिस्टल में जो थोड़ा बहुत फ्लूइड या जो चीजें थी वो तो ऑब्जॉर्ब हो गई, अब डिस्टल में कुछ भी नहीं है, डिस्टल तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाएगा? कोलैप्स होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एम्प्टी हो जाएगा, तो ये हो गया डिस्टल टू ऑब्स्ट्रक्शन। अब आ जाए क्लिनिकल फीचर की तरफ। क्लिनिकल फीचर्स इसमें क्या है? इसमें ना 4 कार्डिनल फीचर होते हैं ऑब्स्ट्रक्शन के। एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन। जो चीज इंपॉर्टेंट होती है ना वो इनका सीक्वेंस होता है कि सबसे पहले कौन सा सिम्टम आया, पहले वोमिटिंग शुरू हुई पेशेंट को या पहले कॉन्स्टिपेशन हुआ। ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो स्मॉल बबल की ऑब्स्ट्रक्शन है ना वो यूजुअली वोमिटिंग पहले करवा देती है, जो लार्ज बबल की ऑब्स्ट्रक्शन है उसमें वोमिटिंग कहीं एंड पे जाके होती है। ठीक है, तो इसलिए इनका सीक्वेंस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वन बाय वन इन सिम्टम को देखते हैं। एब्डोमिनल पेन, स्मॉल बबल ऑब्स्ट्रक्शन में जो पेन होगी सिवियर कोलिकी एब्डोमिनल पेन होगी अपर एब्डोमन में, ठीक है, या पेरियम्बलाइकल एरिया में सिवियर कोली की पेन। और लार्ज बबल में जो पेन होगी वो इंफ्राम्बलाइकल होगी। वोमिटिंग, अगर स्मॉल बबल की ऑब्स्ट्रक्शन है तो वोमिटिंग मैंने कहा अर्ली होगी और परसिस्टेंट वोमिटिंग होती है। और वोमिटिंग में जो कंटेंट है वो बिलियस कंटेंट होता है अगर जेजुनम में ऑब्स्ट्रक्शन है। ठीक है, अगर इलियम में है ऑब्स्ट्रक्शन जो जेजुनम के थोड़ा बाद आती है इलियम, उसमें है तो वोमिटिंग रिकरेंट होगी और इसमें फीकुलेंट आपको कंटेंट मिलेगा। ठीक है, लार्ज में भी फीकुलेंट कंटेंट मिलेगा, और लार्ज में जो है ना वोमिटिंग लेट फीचर है, एंड पे जाके होता है। डिस्टेंशन, अगर जेजुनम की सिर्फ ऑब्स्ट्रक्शन है तो मिनिमल सी डिस्टेंशन होगी। अगर जो है वो इलियल ऑब्स्ट्रक्शन है तो आपको विजिबल पेरिस्टालसिस नजर आएगा एब्डोमेन पे जब आप एग्जामिन करोगे, और ऑस्कल्टेट करोगे तो बबल साउंड आपको एग्जैजरेटेड मिलेंगी। अगर लार्ज गट है तो डिस्टेंशन रिमार्केबल। तो डिस्टेंशन जो है वो ज्यादा किसके केस में है? लार्ज गट के ऑब्स्ट्रक्शन के केस में, ये चीज याद रखनी है। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन अब्सोल्यूट होती है, यानी ना फ्लोटस पास होता है ना फीसिस पास होता है, इसको कहते हैं अब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन। ये भी हो सकती है और रिलेटिव कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है। लार्ज गट में कॉन्स्टिपेशन इज एन अर्ली फीचर। वोमिटिंग जो था वो स्मॉल गट में अर्ली फीचर था, कॉन्स्टिपेशन लार्ज गट में अर्ली फीचर है, और स्मॉल गट में वो कॉन्स्टिपेशन लेट फीचर है। ठीक है, चलें अदर फीचर्स, ये तो 4 कार्डिनल फीचर थे ना, इनके अलावा कुछ अदर फीचर्स, डिहाइड्रेशन हो सकती है पेशेंट को, क्योंकि वो बताया ना कि फ्लूइड तो सारा ल्यूमन में जमा होता जा रहा है, फ्लूइड जो वेसेस अब्सॉर्ब नहीं करेंगे क्योंकि वेसेस कंजेस्टेड है, तो उस वजह से डिहाइड्रेशन हो जाएगी। हाइपोकिलीमिया हो सकता है, पायरेक्सिया। ठीक है, पायरेक्सिया क्यों हो रहा है? एक तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन चल रही है, इन्फ्लेमेशन में आपको पता है फीवर हो जाता है, दूसरा इस्कीमिया है, परफोरेशन अगर होगी, पेरिटोनाइटिस हो गया तब फीवर हो जाएगा। हाइपोथर्मिया भी हो सकता है अगर सेप्टिक शॉक में चला गया पेशेंट तो। ठीक है, स्ट्रैंगुलेशन, स्ट्रैंगुलेशन के क्या क्लिनिकल फीचर्स हो सकते हैं? स्ट्रैंगुलेशन की अगर जो गट है आपकी वो हर्निया उसमें था, हर्निया को कंटेंट था और फिर उसका स्ट्रैंगुलेट हो गया, उसको ब्लड नहीं मिल रहा, स्कीमिया हो गया, तो उसमें सिवियर पेन होती है और सिवियर टेंडरनेस होती है एट द साइड ऑफ स्ट्रैंगुलेशन। बॉल्स और उसमें एब्सेंट होती हैं, पायरेक्सिया, शोक और लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एलिवेटेड होता है। ठीक है, तो ये ऑब्स्ट्रक्शन की, अच्छा ऑब्स्ट्रक्शन की प्रेजेंटेशन याद रखना मुश्किल नहीं है, ऑब्स्ट्रक्शन बड़ा आसानी से डायग्नोसिस, ये वो वाला डायग्नोसिस बहुत आसानी से बन जाता है, एक ये वाला ऑब्स्ट्रक्शन का और एक पेरिटोनाइटिस परफोरेशन का, ये दोनों डायग्नोसिस तो बहुत जल्दी बन जाते हैं। ठीक है, इनमें कोई मुश्किल नहीं होती। डायग्नोसिस कैसे करना है? डायग्नोसिस जो है आप एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करो और आप क्लिनिकली डायग्नोस बना सकते हो, आप पेशेंट की हिस्ट्री, वोमिटिंग है जी, डिस्टेंशन है और ये सारा क्लिनिकली डायग्नोसिस बना सकते हो। ठीक है, लेकिन आपने जब इसको डायग्नोस करना है आपने कोई हर्नियल ऑरिफिस सारी जरूर देखनी है, क्योंकि हो सकता है ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया हो, तो सारी हर्नियल ऑरिफिस आपने देखनी है, कोई एब्डोमिनल स्कार तो नहीं है, कोई इंसीनल हर्निया तो नहीं बन गया, स्कार सारे देखने हैं।
ठीक है, डीआरई परफॉर्म करना है, बहुत ज़रूरी है। फिर आपने ब्लड से सीबीसी, एलएफटी, सीरम इलेक्ट्रोलाइट, यूरिया, क्रिएटिनिन, अमाइलेज, ग्लूकोज लेवल, ये सारे लेवल्स आपने चेक करने हैं। क्योंकि जब ऑब्स्ट्रक्शन है तो बहुत सारा फ्लूइड लॉस भी हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट भी डिस्टर्बेंस हो चुकी होगी। और एब्डोमिनल रेडियोग्राफ्स भी आपने लेने हैं। एब्डोमिनल रेडियोग्राफ्स जो है ना, वो की टू डायग्नोसिस है। आप लोगों को याद है जब हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, आई गेस सबने, कि जब परफोरेशन होती है तो तभी एब्डोमिनल रेडियोग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन वो होता है इरेक्ट पोस्चर का, आपको एयर अंडर डायफ्राम मिलती है। अब जो एक्सरे इंपॉर्टेंट है वो सुपाइन पोस्चर में इंपॉर्टेंट है, आपको एयर फ्लूइड लेवल मिलेंगे, ठीक है। तो सुपाइन पोस्चर में आप पेशेंट का एब्डोमन एक्सरे लोगे, सबसे इंपॉर्टेंट ना इन्वेस्टिगेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्स्ट्रक्शन के केस में एक्सरे लिया जाएगा, ठीक है। सुपाइन और सुपाइन एक्सरे कहते हैं यूज़ किया जाता है, पहले रेक्ट भी यूज़ किया जाता है, अब सिर्फ सुपाइन यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। पेशेंट को लेटा कर उसका एक्सरे लिया जाता है, और डायलेटेड आपको बोवल लूप्स नजर आ जाते हैं, ठीक है। अगर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो तो डायलेटेड बोवल लूप आपको नजर आएंगे। और अगर वो जजनम के है ना डायलेटेड लूप, तो आपको वोल्विला कोनिवेंटस नजर आएगा, वोल्विला कोनिवेंटस, जैसे ये जूम करके देखते हैं, ये वाले, ठीक है। एरो है, व्यू जूम आउट नहीं हो रहा। हम्म, अच्छा जी। अगर लार्ज बोवल में ऑब्स्ट्रक्शन है तो लार्ज बोवल कैसे नजर आएगी, ऑस्ट्रेशन नजर आएगी, ठीक है। सिटी स्कैन एब्डोमेन, एक तो एक्सरे बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है, फिर आप सिटी स्कैन करवा लो तो ये भी बहुत सेंसिटिव है, आपको लेवल ऑब्स्ट्रक्शन, डिग्री ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, कॉज वॉल्वुलस है या हर्निया है या क्या कॉज है, ल्यूमिनल कॉज है या म्यूरल कॉज है। म्यूरल होता है वोल का कोई कॉज होना है, जैसे वो स्ट्रिक्चर मेलिग्नेंसी देखा था, डिग्री इस्कीमिया की क्या है या फ्री फ्लूइड है, गैस, ये सारा कुछ सिटी स्कैन बता देते हैं। तो हमने नोटिस किया कि ऑब्स्ट्रक्शन में जो मेन इन्वेस्टिगेशन है वो इमेजिंग टेक्निक है, इसके अलावा हम ब्लड की भी बहुत सारे टेस्ट करवाते हैं, बट मेन यही है, इमेजिंग, ठीक है। चल जी, मैंने कहा था कि जो ऑब्स्ट्रक्शन की मेन कॉजेज है ना, उनको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे, जिनमें से एक है एडहेसिव ऑब्स्ट्रक्शन, एडहियंस। एडहियंस कब बनती है, पेरिटोनियल एडहियंस। ये होता है ये कि कोई ना दो टिश्यूज जो नॉर्मली सेपरेट होते हैं, वो अगर दो टिश्यूज आपस में ज्वाइन कर जाए, आपस में जुड़ जाए, तो उसको कहते हैं एडहियंस, ठीक है। ये मेजर कोज है, स्मॉल बबल ऑब्स्ट्रक्शन का मेजर कोज है। 60 to 70% जो स्मॉल बबल की ऑब्स्ट्रक्शन होती है ना, वो एडहियंस की वजह से होती है, ठीक हो गया। और ये मैंने आपको बता दिया कि सर्जरी के बाद ही होता है, पेल्विक्स की सर्जरी हो या एब्डोमेन की सर्जरी, उसके बाद ये एडहियंस बनती है और स्मॉल बबल फिर ऑब्स्ट्रक्ट कर जाती है। अच्छा, उसने कॉजेज बता दिए। इस्कीमिया की वजह से हो सकता है कि आपने जो एनोस्टोमोसिस वहां पे बनाया था उस साइट पर इस्कीमिया हो गया,